आज की क्राइम की कहानी एक लड़की पर आधारित है जो कि निर्भया कांड से मिलती जुलती कहानी है। इसलिए इसे जापान का निर्भया कांड भी कहा जाता है। जापान की लड़की जिसका नाम जुनको थी, वो हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी और पढ़ाई में काफ़ी अव्वल दर्जे की छात्रा थी। वह अपने पढ़ाई को बड़ी गंभीरता से करती और पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी, काफ़ी खूबसूरत थी। और उसके साथ एक लड़का हाई स्कूल में ही पढ़ाई करता था जिसका नाम था फ्यूजी। फ्यूजी और जुनको दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करता था। दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। जुनको जिसका घर जापान के यासमे में थे। तो यासमे में पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज होता है और यह मामला बलात्कार का था, जिसमें से 2 लड़कों का नाम दिया जाता है। आरोपी उन दो लड़का ही था उस केस में। पहला फ्यूजी और दूसरा जुरा। फ्यूजी और जुरा दोनों दोस्त थे। जब पुलिस के पास बलात्कार का यह एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया उस केस का और ज्यूरी और फ्यूजी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दिया। दोनों ने यह बलात्कार के मामले में अपनी गुनाह ना कबूल किया। उन्होंने बोला, मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया हूँ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया, फिर भी जवाब ना ही था। दोनों लड़के बहुत शातिर थे, तो पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। जब छापा मारा तो फ्यूजी के घर में लेडीज के कुछ कपड़े बरामद हुए, जिससे पुलिस को शक हो गया उस दोनों पर काफ़ी ज़्यादा। और पुलिस को लगा कि आज से 6 महीने पहले एक मर्डर का केस भी सामने आया था, उसका भी कातिल का पता नहीं चल पाया है। कहीं यह दोनों उसमें तो शामिल नहीं था। यह सोचकर पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दिया उस मर्डर के मामले में। उन लोगों से साफ पूछा जाने लगा, फ्यूजी और जुरा से, क्या वह मर्डर में उन लोगों का हाथ था या उन लोग जानता है। फिर भी ना करते रह गया दोनों। तब पुलिस को एक आइडिया दिखा कि दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करके पूछने लगा। जब फ्यूजी के पास पूछने आया तो पुलिस ने फ्यूजी को साफ कह दिया कि तुम्हारे दोस्त जुरा ने यह बात कबूल किया है कि आज से 6 महीने पहले जो मर्डर हुआ था उसमें तुम लोगों का हाथ था। अब फ्यूजी सोच में पड़ गया। उसको लगने लगा कि शायद मेरा दोस्त सब चीज़ बता दिया था उस मर्डर के बारे में पुलिस को। इसलिए वो अभी ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं सका और उन्होंने मर्डर की बात को कबूल कर लिया। तो पुलिस आश्चर्य हो गया कि मामला बलात्कार का है और इन लोगों ने मर्डर का मामला में हाँ भी भर लिया है। जब मर्डर का मामला में फ्यूजी ने हाँ भर लिया तो उससे लाश के बारे में पूछताछ करने लगा कि आखिर जो मर्डर किया था इन लोगों ने वह लाश कहाँ है। तो फ्यूजी ने बता दिया, यासमा से एक रोड निकलती है समंदर किनारे, वहीं पे वह लाश फेंक दिया था। फ्यूजी की बात सुनकर पुलिस की टीम जिस जगह पे फ्यूजी ने बताया था उस जगह पर पहुंची। काफ़ी खोजबीन हुआ, लाश तो नहीं मिला, लेकिन एक डब्बा दिख रहा था काफ़ी बड़ा और जिसमें दुर्गंध निकल रही थी। पुलिस को लगा शायद इस डब्बे में कुछ हो। पुलिस ने उस डब्बा को झांक कर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। उसमें सीमेंट और कंक्रीट
का जाम किया हुआ पदार्थ था सिर्फ। लेकिन जो दुर्गंध आ रहा था उस डब्बे से, पुलिस को शक था कि दुर्गंध आखिर सीमेंट और कंक्रीट से तो नहीं आ सकता है। तो उन्होंने मशीन उपाय करके उस डब्बे को तोड़वाया तो हैरान करने वाली बात सामने आई। वह थी कि उस डब्बे में कंक्रीट में जाम किया हुआ एक लाश थी और वह सड़ रही थी। उसे पहचानना मुश्किल था। तब पुलिस ने उस लाश का डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाया तो हैरान करने वाली बात फिर से सामने आई कि वह फिंगरप्रिंट और डीएनए किसी और की नहीं बल्कि 18 साल की लड़की जुंको की थी। वह खूबसूरत सी लड़की हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी और पार्ट टाइम जॉब क्या करते थे। लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया? पुलिस के दिमाग में ये सारी बातें चलने लगी। उन्होंने अपने टीम के साथ पुनः हिरासत में लिए हुए उन दोनों दोस्तों के पास पहुंच गया, फ्यूजी और जूरा। और पुलिस ने कड़ाई से दोनों से पूछताछ किया कि आखिर वह लाश किसकी थी और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। तब फिर फ्यूजी और जूरा ने पूरी घटना बताना शुरू किया। वह घटना इस प्रकार है। यह घटना पहले ही बता चुके हैं। जापान के निर्भया कांड कहा जाता है या कह सकते हैं यह उससे भी बदतर है। दोनों ने इस तरह शुरू किया। फ्यूजी ने शुरू किया बताना कि हम और जुंको दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। काफ़ी दिन पढ़ाई किए साथ। तो जुंको इतनी खूबसूरत थी कि मेरा मन उस पर आ गया और मुझे लगा कि मैं इससे बात कर अपना फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती आगे बढ़ा लूँ। लेकिन जुंको का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था और किसी लफड़ लड़के के चक्कर में पड़ने वाली थी नहीं। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई में फोकस करती थी, इसलिए उसकी बात को मना कर दिया और बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्यूजी और जूरा एक गैंगस्टर जापान का है, मैंगा, उसके सदस्य भी थे। तो दोनों की नीति अपराध की थी। तो जब जुंको ने उसके साथ फ्रेंडशिप करने से मना कर दिया तब फ्यूजी अपने दोस्त जूरा को यह सारी बातें बताया कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन जुंको साफ मना कर रही है। ये सारी बातें जूरा को बता दिया तो फ्यूजी के दिमाग में चलने लगा कि उसको कहीं रास्ते में ही पकड़कर सल्टा दिया जाए। फ्यूजी को पता था कि जुंको कहीं पार्ट टाइम जॉब करती है और रोज़ाना इसी रास्ते से होकर गुजरती है। तो फ्यूजी और जूरा दोनों दोस्त मिलकर उसी के रास्ते में बाइक लेके चले गए और वहीं घूमते रहे। जब तक वो आई नहीं तब तक इंतज़ार करते रहे, क्योंकि फ्यूजी को पता था कि जुंको पार्ट टाइम जॉब करके कुछ शाम के वक्त इस समय वापस घर आती है। और हुआ भी वही। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जुंको अपने रास्ते घर जा रही थी। तो रास्ते में उसको रुकने के लिए कहा गया और फ्यूजी और जूरा दोनों ने बोला चुपचाप जहाँ बोल रहे हैं वहाँ चलो, नहीं तो मार दिया जाए, या फिर मरो या फिर चलो। जुंको के पास दो ही रास्ते थे। यदि बचना है तो इसके कहे अनुसार जहाँ ये बोल रहे हैं फ्यूजी और जूरा वहाँ चलना चाहिए, नहीं तो ये लोग वैसे भी गैंगस्टर गैंग के सदस्य हैं, सामान है साथ में, मार देंगे। तो जुंको डरी हुई फ्यूजी और जूरा के रास्ते चली गई। जिधर फ्यूजी ले गए उधर ही चली गई। तो फ्यूजी ने अपने एक दोस्त मुंका के घर जुंको को ले गया और जुंको के साथ
बलात्कार भी किए और फिर उसको वहीं एक रूम में बंद करके रख दिया गया, मुंका के रूम में। ये तीनों दोस्त ही थे। अब फ्यूजी और जुरा को जब भी लगे उसके साथ बलात्कार किया करते थे। खाना भी उतने अच्छे नहीं देते थे जुंको को। ये सारे प्रक्रिया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार चलते चले गए। और अब मुनका का घर सिर्फ एक घर नहीं रह गया था, बल्कि उस गैंगस्टर ग्रुप मैंगा के जितने सदस्य थे सब उनके यहाँ आते जाते रहते थे और सब ने मिलकर जुंको के साथ वही किया, बलात्कार। जुंको को नचाते, खाना कम देते, बलात्कार करते। जब मन भर जाता तब फिर उसे रूम में बंद करके ये लोग अपने काम में चले जाते। यह प्रक्रिया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर हो गए, फिर भी मन नहीं भरा। तो फिर अब उसे जगह जगह पर टॉर्चर करने लगे। सिगरेट जला के उसके शरीर पर दागने लगे। धीरे धीरे उसके शरीर को जलाने लगे। जुंको मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब यह 25, 30, 1 महीने तक ऐसे ही काम होते रहे उसके साथ, उसके शरीर कमज़ोर होते चले गए, जुंको की हालत गंभीर होते चले गए। लेकिन इन दरिंदों ने फिर भी नहीं माना। उसका घर में उनके दोस्तों का आना जाना बना रहता था और बलात्कार रोज़ उसके साथ 10-20 लोग क्या करते थे। यह प्रक्रिया 38 दिन तक लगातार करते रहे। जब जुंको की तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई तो उसे बाहर ले जाकर एक रास्ते में उसके साथ बलात्कार किया और उसे टॉर्चर करके धीरे धीरे जब वह मर सी गई थी छोड़ दी। बाद में किसी दोस्त ने बताया फ्यूजी को कि वह जिस लड़की को लाया था और उसे जहाँ छोड़ा है वह मर चुकी है। मरने की बात को सुनकर फ्यूजी, जुरा और मुनका ये सब मिलकर अब उस लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। तो फ्यूजी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने पहले कंबल से उस लाश को लपेटा, रस्सी से बांधा, बैग में भर के किसी एकांत जगह में ले जाने के लिए सोचा। फिर बोला ऐसे फेंक यदि देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा किसी न किसी को। तब उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया और उसमें उस लाश को भर के सीमेंट और कंक्रीट का घोल बना के भर दिया। जब वह जाम हो गया तो उसे गाड़ी में ले जाकर यस्मा शहर के किनारे बसे समंदर के वीरान जगहों पर फेंक दिए। दरअसल फ्यूजी और जुरा ये सोचते थे कि इसे समंदर में ही फेंक दें, लेकिन जल्दीबाजी में थे तो वीरान जगह देखकर उसे वहीं फेंक दिया। जहाँ पुलिस को वह डब्बा मिला था और तोड़वाने पर वह लाश निकली थी, वह तो एक खूबसूरत लड़की जुनको की थी। ये सारी बातें फ्यूजी, जुरा ने कबूल कर लिया पुलिस के सामने। तब यह मामला कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद फ्यूजी और जुरा अभी नाबालिग ही थे। उसे वयस्क की तरह सज़ा तो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन जब यह मामला एक पत्रकार के हाथ में चला गया तो उन्होंने अपनी मैगज़ीन में जब छाप दिया तो पूरा जापान में इस मामले का हल्ला हो गया। पूरा जापान यह जानने लगा कि ऐसे 2 लड़के हैं जिन्होंने जुंको के साथ इस तरह का दरिंदगी वाली काम किया है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। इन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर हैवानियत को अपना लिया है, इसलिए इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। इसको उचित सज़ा मिलना ही चाहिए।
फिर कोर्ट ने इन दोनों को 17 साल की सज़ा सुनाई। यह कहानी जापान की थी, जो कि भारत की निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उससे भी ज़्यादा दरिंदगी लगता है। इसलिए इस कहानी को हम जापान की निर्भया कांड से जोड़ के देख रहे थे, लेकिन यह दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज़्यादा बदतर थी। इस तरह की हैवानियत को उम्र कैद की सज़ा हो जाए फिर भी कम था, लेकिन जापान में अलग रूल है, अलग नियम है, शायद इसलिए इस दोनों को सिर्फ 17 साल की सज़ा हुई। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि यह कहानी अच्छी लगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और ऐसे ही बेहतरीन कहानी आप लोगों के सामने ला सकूं और सुना सकूं, और सबसे पहले आप भी सुन पाएँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।